नमस्ते बच्चों, कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन भाग 2 के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग परिसर अध्ययन भाग 2 के अंतर्गत पाठ 5 मानव की उन्नति इसका दूसरा भाग देखेंगे। पिछले सत्र में हमने देखा कि मानव की उन्नति के अंतर्गत किन किन चरणों से मानव गुजरा, मानव का विकास किस प्रकार हुआ और उन विकास के अलग अलग चरणों का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला चरण है आज के स्लाइड के लिए, आज के सत्र के लिए, सीधी रीढ़ वाला मानव। सीधी रीढ़ वाला मानव यह मानव के विकासवाद का महत्वपूर्ण चरण था। इरेक्टस का अर्थ सीधा तनकर खड़ा रहने वाला होता है, अतः इस मानव को होमो इरेक्टस नाम दिया गया। कुशल मानव की तुलना में उसका मस्तिष्क अधिक विकसित था, वह समूह में रहता था। सीधी रीढ़ वाले मानव के बारे में हम क्या जान रहे हैं यहाँ पर कि सीधी रीढ़ वाला मानव यह विकासवाद के चरण का एक महत्वपूर्ण चरण था। इरेक्टस का अर्थ होता है सीधा या तनकर खड़ा रहने वाला, अतः इस मानव को होमो इरेक्टस नाम दिया गया। कुशल मानव की तुलना में इस मानव का मस्तिष्क अधिक विकसित था और होमो इरेक्टस समूह में रहता था। जंगल में लगने वाली आग को देखकर मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। जंगल में जो आग लगती थी, लकड़ी के ऊपर लकड़ी घिस घिस कर, ठीक है, जिसे दावानल कहते हैं। ठीक है, तो जंगल में लगने वाली आग को देखकर मानव अग्नि से परिचित हो चुका था, जान चुका था कि यह आग होती है। पेड़ों की जलती टहनियां लाकर अग्नि का उपयोग करने की, पेड़ों की टहनियां लाकर अग्नि का उपयोग करने की तकनीक से सीधा रीढ़ वाला मानव अवगत हुआ था। चलो, अंकुश अनम्यूट करो। रेडी अंकुश? अंकुश माइक ऑन करो। चलो, अंकुश का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद। गणेश माइक ऑन करो। ओके, रेडी? अब ध्यान से देखो, एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सीधी रीढ़ वाला मानव, सीधी रीढ़ वाला मानव यह मानव के विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण था। इरेक्टस का अर्थ सीधा तनकर खड़ा रहने वाला होता है, अतः इस मानव को होमो इरेक्टस नाम दिया गया। कुशल मानव की तुलना में उसका मस्तिष्क अधिक विकसित था, वह समूह में रहता था। जंगल में लगने वाली आग को देखकर मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। गणेश, पहला प्रश्न पढ़ो। मानव के विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण क्या था? उत्तर? मानव के विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण था।
गणेश प्रश्न समझो। मानव के विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण क्या था, यह पूछा गया है। तुम उत्तर ढूंढ रहे हो, लेकिन वह वाक्य जहां से शुरू होता है और जहां खत्म होता है वो पूरा पढ़ो तो तुमको पता चलेगा कि मानव के विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण क्या था, और फिर उत्तर दो। तुम अब क्या कर रहे हो, खाली शब्द ढूंढ रहे हो, और जहां पर तुमको विकासवाद मिल रहा है वहां से तुम पढ़ रहे हो। सीधी रीढ़ वाला मानव, यह मानव के विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण था। शाबाश। मानव के विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण क्या था? सीधी रीढ़ वाला मानव, यह मानव के विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण था। शाबाश गणेश। ठीक है, म्यूट करो। अबरार, माइक ऑन करो। खोल दिया सर। प्रश्न दूसरा पढ़ो। इरेक्टस इरेक्टस का अर्थ क्या था? क्या होता है? क्या होता है? इरेक्टस का अर्थ सीधी तनकर खाट रहने वाला होता है। गुड। इरेक्टस का अर्थ सीधा तनकर खड़ा रहने वाला होता है। शाबाश। करण, तीसरा प्रश्न पढ़ो। मानव अग्नि से परिचित कैसे हुआ था? मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। पेड़ों की रुक जाओ। प्रश्न क्या है? मानव अग्नि से परिचित कैसे हुआ था, ये पता करना है तुमको। अब तुमने भी वही किया, अग्नि से परिचित जहां पर मिला वहां से पढ़ना शुरू किया। ऐसा नहीं करना होता है, पहले पढ़ो। मैं इधर से पढ़ रहा सर। हाँ। मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। कैसे हो चुका था? पेड़ों की जलती टहनियाँ लाकर अग्नि का उपयोग करने की नहीं करण, उत्तर वहां पर नहीं है। मैंने पूछा कि मानव अग्नि से परिचित कैसे हुआ था। अभी तुम ये नीचे की 3 लाइन है ना, उसको पढ़ो पहले। जंगल में लगने वाली आग को देखकर मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। हाँ, अब बताओ मानव अग्नि से परिचित कैसे हुआ? जंगल में लगने वाली आग को देखकर मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। हाँ, अब ये उत्तर सही है कि जो? अरे हो गया ना उत्तर। हाँ सर। फिर क्यों आगे पढ़ रहे हो? है ना, पहले पढ़ा करो, समझा करो, उसके बाद उत्तर सोचा करो और दिया करो। मानव अग्नि से परिचित कैसे हुआ? तो जंगल में लगने वाली आग को देखकर वह अग्नि से परिचित हुआ। तुम सिर्फ चिल्लाए जा रहे हो अग्नि से परिचित हुआ और आगे पढ़ते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। पहले पढ़ो कि कैसे परिचित हुआ।
उसने क्या किया, उसने देखा कि जंगल में आग लगती है, उसके वजह से उसको पता चला कि हाँ आग ऐसी होती है। सॉरी सर। ओके ठीक है, गुड, नेक्स्ट टाइम याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइक ऑफ करो। अब पेड़ों की जलती टहनियां लाकर अग्नि का उपयोग करने की तकनीक से सीधा रीढ़ वाला मानव अवगत हुआ था। उसके कालखंड में पृथ्वी का विशाल प्रदेश हिममय था। हिममय मतलब बर्फ, ठीक है, हिममय बर्फ बना हुआ था। पृथ्वी का बहुत सारा प्रदेश कैसा था, बर्फ से ढका हुआ था। फलस्वरूप जलवायु अति शीत थी, परंतु अग्नि का उपयोग करने से अधिकतम शीत वाले वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखना उसके लिए संभव हुआ। ठीक है, अब उस टाइम पर ठंडी बहुत होती थी क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तुमने पृथ्वी की उत्पत्ति में पढ़ा कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई और बर्फ जम गई। तो जब सीधी रीढ़ वाला मानव अस्तित्व में था, उस समय पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जो है वो हिममय था, मतलब बर्फ से ढका हुआ था। ठीक है, और बर्फ होने की वजह से तापमान बहुत नीचे हुआ करता था, इसके लिए जलवायु बहुत ठंडी हुआ करती थी, अति शीत जलवायु। और इस दौरान जब उसे अग्नि का परिचय हुआ तो सीधी रीढ़ वाला मानव क्या करता, जंगल में जब आग लगती तो वहां से जलती हुई लकड़ियां लेकर आता। ठीक है, अब जलती हुई लकड़ियां लाने की वजह से उसे आग से गर्मी मिलती, तो ऐसे बहुत ठंडे मौसम में भी वह अपना अस्तित्व बनाए रख सका। फिर भी अग्नि उत्पन्न करने की तकनीक को वह आत्मसात नहीं कर पाया था। ठीक है, अग्नि उत्पन्न करने की तकनीक, आग जलाने की टेक्निक अभी तक उसे नहीं आई थी। ठीक है, लेकिन जलती हुई आग को अपने पास लाकर उससे गर्मी पाना वो सीख गया था, लेकिन खुद आग कैसे जलाते यह तकनीक अभी तक उसे पता नहीं थी। इस मानव के औजार भी पहले वाले औजारों की तुलना में उन्नत और आकारबद्ध थे। पहले वाला जो मानव था, ठीक है, मानव की उत्पत्ति उन्नति का पहला चरण, उसमें जो औजार बनाए जाते थे उस औजारों की तुलना में सीधे रीढ़ वाले मानव के औजार काफी अच्छे थे। वह हथ कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाता था। कैसे औजार, हथ कुल्हाड़ी, हथ कुल्हाड़ी मतलब हाथ से पकड़कर, ठीक है, जिस कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाए उसे हथ कुल्हाड़ी कहते हैं। अभी जो कुल्हाड़ी अपने पास होती है उसमें हम लोग डंडा लगाते हैं पीछे, और उस डंडे को पकड़कर फिर लकड़ी काटने का या कुछ और काटने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ चित्र में आप देख सकते हो, हथ कुल्हाड़ी को सीधे हाथ में पकड़ा जाता था और ऐसे पत्थरों का उपयोग कर कर वह हथ कुल्हाड़ी बनाता था। सीधी रीढ़ वाला मानव हथ कुल्हाड़ी जैसे पथरीले औजार बनाकर उपयोग में लाता था। अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीपों में सीधी रीढ़ वाले मानव के अवशेष और उनके साथ उसके द्वारा बनाए हुए औजार पाए गए। कहां पर पाए गए, अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीपों में सीधी रीढ़ वाले मानव के अवशेष और उनके साथ उसके द्वारा बनाए हुए औजार पाए गए। चित्र में देख सकते हो आप सीधी रीढ़ वाले मानव का चित्र। इसकी पीठ देखो एकदम सीधी है, ये तन कर सीधा खड़े हो सकता है। ठीक है, और हथ कुल्हाड़ी जैसे औजार यह मानव उपयोग में लाया करता था। आगे देखें। अब सीधी रीढ़ वाले मानव के बाद मानव की उन्नति का अगला चरण है शक्तिमान मानव। शक्तिमान मानव जिसके पास ताकत ज्यादा, शक्ति ज्यादा। मानव के विकास का अगला चरण शक्तिमान मानव था। इसका शरीर बलिष्ठ था। शरीर कैसा था, बलिष्ठ, जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं ना, मसल्स जिनके ज्यादा होते हैं, ठीक है, वैसे इस शक्तिशाल मानव का शरीर कैसा था, एकदम बलिष्ठ था। इस मानव के अवशेष सबसे पहले जर्मनी देश के
निएंडरथल में पाई गई, अतः उसे निएंडरथल मैन कहते हैं। उसका मस्तिष्क सीधी रीढ़ वाले मानव की तुलना में उसका मस्तिष्क सीधी रीढ़ वाले मानव की तुलना में अधिक विकसित था। शक्तिमान मानव प्रमुखतः गुफाओं में निवास करता था। वह पत्थर से छोटे पत्थरों और छोटे पत्थरों को घिसने से निकले हुए छिलकों, इस प्रकार दोनों से विभिन्न आकार के औजार बनाता था और उन औजारों को लंबी हड्डियों और लकड़ी के बेंटों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी जैसे शस्त्र बनाता था। वह विशालकाय प्राणियों के शिकार करता था। ध्यान दीजिए कि इसके पहले वाले जो मानव थे वह क्या करते थे, विशालकाय प्राणियों के शिकार नहीं करते थे, ठीक है, बल्कि दूसरे जानवरों द्वारा मारे गए प्राणियों का बचा कुचा मांस खरोच खरोच कर खाते थे। अब शक्तिमान मानव क्या करता था, उसने भाला बनाने की और कुल्हाड़ी बनाने की तकनीक सीख ली थी। अब वह बड़े बड़े प्राणियों का शिकार करता था। चमड़े का मांस खरोचने के लिए पत्थर के छिलकों से बनाए गए रंधों का उपयोग करता था। चमड़े के वस्त्रों को उपयोग में लाता था। वह मुख्यतः मांसाहारी था, मुख्यतः मांस खाने वाला था। वह आग पर अन्न भूनकर खाता था। कठोर लकड़ी की तिलियों को एक दूसरे पर घिसकर अथवा पत्थरों को एक दूसरे पर पटककर चिंगारियां उत्पन्न कर उनसे आग का निर्माण करने की कला उसे अवगत हो गई थी। इसके पहले जो सीधी रीढ़ वाला मानव आपने देखा, उसे आग का परिचय प्राप्त हो चुका था। तो जंगल में जब आग लगती थी, उससे उसे पता चल गया था कि आग ऐसी होती है, आग से गर्मी मिलती है और आग में चीजें डालकर उसे जलाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा मानव क्या करता था, जंगल में जब आग लगती थी तो वहां की पेड़ों की जलती हुई लकड़ियों को लाकर, ठीक है, अपने पास रखकर वो ठंडी जलवायु में गर्मी प्राप्त करता था, ठीक है। लेकिन आग कैसे उत्पन्न की जाए ये सीधी रीढ़ वाले मानव को पता नहीं था। इसके बाद का अगला चरण जो शक्तिमान मानव का है, इस समय शक्तिमान मानव ने यह तकनीक जान ली थी कि आग को कैसे उत्पन्न किया जाए। तो सूखी लकड़ियों को एक दूसरे के ऊपर घिसकर अथवा पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से पटक कर चिंगारियां उत्पन्न कर उससे आग निर्माण करने की कला शक्तिमान मानव को पता चल गई। आप चित्र देख सकते हैं शक्तिमान मानव का, जैसे ये बलिष्ठ दिखाई देता है सीधी रीढ़ वाले मानव की तुलना। शक्तिमान मानव ने कुछ कलात्मक कौशल को भी आत्मसात किया था। अभी कुछ कलाओं का भी उसने आत्मसात किया था, कुछ कलाएं भी सीखी। कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार वह कुछ चलताऊ ध्वनियां बोलकर संवाद भी करता था। फिर भी मन के भावों को शब्दों द्वारा व्यक्त की जाने वाली विकसित भाषा व्यवस्था उस शक्तिमान मानव के पास थी अथवा नहीं, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। तो कुछ आवाजें कर कर वो लोग एक दूसरे के साथ बातें करते थे, लेकिन मन की सारी भावनाओं को भाषा के रूप में व्यक्त करने की भाषा उस समय उनके पास थी या नहीं थी, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। उसके समूह का कोई व्यक्ति मर जाता तो उसे दफन करते समय शक्तिमान मानव मृत व्यक्ति के साथ औजार, प्राणियों के सिंगे जैसी वस्तुएं गाड़ देता। अब उस समय का मानव, शक्तिमान मानव, उसके समूह का कोई व्यक्ति अगर मर जाता तो उसे दफन करते समय शक्तिमान मानव क्या करता, मृत व्यक्ति मतलब जो मर गया है ऐसे व्यक्ति के साथ औजार, प्राणियों के सिंगे
जैसी वस्तुएं गाड़ देता था। इसी भांति मृत व्यक्ति के शरीर को लाल रंग की मिट्टी मलता था। इससे दिखाई देता है कि शक्तिमान मानव के कालखंड में मृत व्यक्ति को दफन करने के संबंध में कुछ नियम बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? शक्तिमान मानव के कालखंड में जो व्यक्ति मर जाते थे, अर्थात मृत व्यक्ति को दफन करने के संबंध में कुछ नियम बनाए गए थे। सागर अनम्यूट करो। पहला प्रश्न पढ़ो। शक्तिमान मानव मृत व्यक्ति को दफन करते समय उसके साथ क्या क्या गाड़ देता था? ओके, उत्तर ढूंढो। मृत व्यक्ति के शक्तिमान मानव से पढ़ो। प्रश्न में शक्तिमान मानव है ना? हाँ सागर बोलो। वस्तुएं गाड़ देता था। फिर से बोलो। मृत व्यक्ति के साथ औजार, प्राणी की सींगें जैसे वस्तुएं गाड़ देता था। शक्तिमान मानव मृत व्यक्ति के साथ औजार, प्राणियों के सींगे जैसी वस्तुएं गाड़ देता था। गुड से सागर, पर पूरे वाक्य में बोला करो, जैसे प्रश्न है ना वैसा। ठीक है, प्रश्न में शक्तिमान मानव है ना? शक्तिमान मानव मृत व्यक्ति को दफन करते समय उसके साथ औजार, प्राणियों के सींगे जैसी वस्तुएं गाड़ देता था। माइक ऑफ करो। प्रिंस। हाँ सर। दूसरा प्रश्न पढ़ो। शक्तिमान मानव के कालखंड में मृत व्यक्ति को दफन करने के संबंध में क्या बनाए गए थे? शक्तिमान मानव के कालखंड में मृत व्यक्ति को दफन करने के संबंध में कुछ नियम बनाए गए थे। गुड। शक्तिमान मानव के कालखंड में मृत व्यक्ति को दफन करने के संबंध में कुछ नियम बनाए गए थे। वेल डन प्रिंस। म्यूट करो। अगली स्लाइड। समय के साथ शक्तिमान मानव के कुछ समूहों ने अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया महाद्वीपों तक स्थलांतर किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, समय के साथ शक्तिमान मानव के कुछ समूहों ने अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया महाद्वीपों तक स्थलांतर किया। स्थलांतर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर गए। स्वाभाविक रूप से उन्हें भिन्न वातावरण का सामना करना पड़ा। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरी जगह का जो वातावरण है उसके हिसाब से हमको ढलना पड़ता है, उसके हिसाब से वहां के वातावरण का हमको सामना करना पड़ता है ना। जैसे यहाँ पर ज्यादा ठंड नहीं होती, लेकिन जब आप गांव में जाओगे तो वहाँ ज्यादा ठंड होती है, तो वहां पर हम लोग स्वेटर का उपयोग करते हैं या फिर वहां की ठंडी का सामना करते हैं, शॉल ओढ़ते हैं।
ठीक है, रात के समय में बाहर नहीं निकलते, ठीक है। स्वाभाविक रूप से उन्हें भिन्न वातावरण का सामना करना पड़ा। उन्हें जीवन जीने और भोजन प्राप्त करने की नई प्रणालियां आत्मसात करनी पड़ी। जिंदा रहने के लिए और भोजन प्राप्त करने के लिए नई नई प्रणालियों का आत्मसात उन्हें करना पड़ा, मतलब नई प्रणालियां सीखनी पड़ी, क्योंकि अब नई जगह पर का वातावरण अलग था। फलस्वरूप उनके कालखंड में जीवन यापन के लिए आवश्यक औजारों की पद्धतियों में सुधार हुआ। इसलिए उनके कालखंड में जीवन यापन, जीवन बिताने के लिए, जीवन जीने के लिए आवश्यक औजारों की पद्धतियों में सुधार हुआ, परंतु यह सुधार होने में हजारों वर्षों का कालखंड बीत गया। लेकिन यह सुधार होने में बहुत सारे कालखंड अर्थात बहुत सारे समय का उपयोग हुआ, बहुत सारा समय बीत गया। ओके, सचिन अनम्यूट करो। या सर। वीडियो क्यों ऑफ है सचिन? सचिन रेडी? हाँ सर। प्रश्न पढ़ो। शक्तिमान मानव के समूह ने कहा स्थलांतर किया। स्थलांतर किया। शक्तिमान मानव के कुछ समूहों ने अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया महाद्वीपों तक स्थलांतर किया। वेरी गुड। शक्तिमान मानव के कुछ समूहों ने अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया महाद्वीपों तक स्थलांतर किया। वेल डन सचिन, वेरी गुड। म्यूट करो। अगला, शक्तिमान मानव की अपेक्षा अधिक उन्नत मानव को बुद्धिमान मानव के रूप में जाना जाता था। अब शक्तिमान मानव के बाद वाला चरण है बुद्धिमान मानव। आगे चलकर हम इस बुद्धिमान मानव का परिचय प्राप्त करेंगे। शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव कुछ समय तक यूरोप में साथ साथ निवास करते थे। ऐसा माना जाता है कि बुद्धिमान मानव के साथ चलने वाला उसका संघर्ष, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ उसका समायोजन न कर पाना जैसे कारणों से शक्तिमान मानव का अस्तित्व समाप्त हुआ होगा। लगभग 30,000 वर्ष पूर्व शक्तिमान मानव नष्ट हुआ, ऐसा कर्म 14 पद्धति के आधार पर कहा जाता है। सचिन अनम्यूट करो। पहला प्रश्न पढ़ो सचिन। बुद्धिमान मानव के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ। रूप में जाना शक्तिमान मानव की अपेक्षा अधिक उन्नत मानव को बुद्धिमान मानव के रूप में जाना जाता था। शाबाश। दूसरा प्रश्न पढ़ो। शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव कहाँ साथ रहते थे? शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव कुछ समय तक यूरोप में साथ निवास करते थे। वेल डन सचिन। थर्ड क्वेश्चन। शक्तिमान मानव कब नष्ट हुआ? शक्तिमान मानव कब नष्ट हुआ? सर बताओ।
शक्तिमान मानव हाँ शक्तिमान मानव का अस्तित्व सकता हुआ होगा लगभग सही है, पढ़ो। 30,000 वर्ष पूर्व शक्तिमान मानव नष्ट हुआ। वेरी गुड। लगभग 30,000 वर्ष पूर्व शक्तिमान मानव नष्ट हुआ। वेरी गुड सचिन। गो ऑन म्यूट। परिसर अध्ययन के आज के सत्र में यहीं तक बच्चों। अगले सत्र में इस पाठ का आगे का भाग हम लोग सीखेंगे। होमवर्क में आप लोग इस पाठ को फिर से पढ़िए और स्वाध्याय में दिए गए प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। धन्यवाद।